मूवी की शुरुआत में हमें लगभग 10 साल की एक प्यारी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम सोफी होता है। वह एक अनाथालय में रहती थी क्योंकि चूंकि उसे नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वह बाहर देखने चली जाती है। बालकनी में पहुंचकर वह देखती है कि कुछ बिल्लियों ने कूड़ेदान गिरा दिया है। तभी एक बहुत बड़ा हाथ आता है और उस डिब्बे को उठाकर दोबारा उसकी जगह पर रख देता है। इसके बाद इमारत के पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट बाहर निकलता है। सोफी उसे देख लेती है, लेकिन जायंट को भी पता चल जाता है कि किसी इंसान ने उसे देख लिया है। इसलिए वह सोफी को उठाकर अपने साथ एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। यह जायंट्स की दुनिया थी जहां हर तरफ सिर्फ जायंट ही रहते थे। वहां मौजूद हर चीज भी जायंट्स की तरह बेहद विशाल थी। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जायंट उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर सोफी डर जाती है। वह गौर करती है कि यह एक बूढ़ा जायंट है। जायंट उसे एक शेल्फ पर बैठा देता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर सोफी को लगता है कि शायद अब वह उसे खा जाएगा। इसी दौरान सोफी को बाहर दूसरे जायंट्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ और भी जायंट रहते हैं। जायंट जवाब देता है कि हाँ, यहाँ बहुत सारे जायंट मौजूद हैं और उनमें से ज्यादातर इंसानों को खा जाते हैं। उन्हें किसी इंसान पर जरा भी दया नहीं आती और जो भी उनके हाथ लग जाए वे उसे निगल जाते हैं। ये सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है और पूछती है, क्या आप भी मुझे खा लेंगे? बूढ़ा जायंट जवाब देता है, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक शाकाहारी जायंट हूँ। मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ। हालांकि वे सब्जियां स्वाद में बिल्कुल अच्छी नहीं थीं, लेकिन इसके बावजूद वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इससे साफ पता चलता था कि वह एक दयालु और अच्छा जायंट है। सोफी उससे पूछती है, अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए? जायंट जवाब देता है, तुमने मुझे देख लिया था। अगर तुम इंसानों को मेरे बारे में बता देती तो वे यहाँ पहुंच जाते और बाकी जायंट्स को भी मार देते, इसलिए मुझे तुम्हें अपने साथ लाना पड़ा। फिर वह कहता है, अब तुम अपनी बाकी जिंदगी यहीं बोतलों में क्या है? जायंट मुस्कुराकर जवाब देता है, इनमें सपने हैं। सोफी कहती है, तो फिर ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे न तो नींद आती है और न ही सपने। इसके बाद जायंट वह किताब पढ़ने लगता है जो सोफी अपने साथ लाई थी। उस किताब में बहुत सी दिलचस्प कहानियां लिखी हुई थी और बूढ़ा जायंट उन्हीं कहानियों को बड़े शौक से पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद सोफी को नींद आ जाती है। इसी दौरान बूढ़ा जायंट एक बोतल निकालता है और उसमें से एक सपना बाहर निकालता है। अचानक सोफी की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि बूढ़ा जायंट सो रहा है, इसलिए वह मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जायंट उसे पकड़ लेता है। यह जायंट बूढ़े जायंट से कई गुना बड़ा था। सोफी उससे विनती करती है कि वह उसे जाने दे, मगर वह उसकी एक नहीं सुनता और उसे निगल जाता है। अगले ही पल सोफी की आंख खुल जाती है। तब उसे एहसास होता है कि वह केवल एक सपना देख रही थी। जागने के बाद वह बूढ़े जायंट से कहती है, मुझे पता है कि यह सपना आपने ही मुझे दिखाया था, क्योंकि मुझे न तो नींद आती है और न ही सपने आते हैं, लेकिन यह सपना बहुत डरावना था। बूढ़ा जायंट जवाब देता है, मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि बाहर तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं रहो। वह आगे बताता है कि यहाँ मौजूद बाकी जायंट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और विशाल हैं, जबकि वह खुद सबसे छोटा और बूढ़ा जायंट है। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि एक बहुत बड़ा जायंट वहाँ आ पहुँचता है। आते ही वह बूढ़े जायंट से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे? सभी जायंट बूढ़े जायंट को उसके छोटे कद की वजह से बौना कहकर बुलाते थे। बूढ़ा जायंट तुरंत जवाब देता है कि वह किसी से बात नहीं कर रहा। इसी बीच सोफी जल्दी से एक जगह छिप जाती है। दरअसल उस बड़े जायंट के हाथ में चोट लगी हुई थी और वह पट्टी करवाने आया था। चूंकि वह इंसानों को खाने वाला जायंट था, इसलिए उसे घर में किसी इंसान की खुशबू महसूस होती है। वह शक में पड़कर हर चीज को
सच में सब्जियां नहीं खाता। यह कहकर वह सब्जी को फेंक देता है और इस तरह सोफी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद वह जायंट वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बूढ़ा जायंट भी कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। सोफी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? वह जवाब देता है, एक जरूरी काम से। सोफी बार बार पूछती है कि कौन सा काम, लेकिन वह पहले कुछ नहीं बताता। आखिरकार उसके बहुत ज्यादा आग्रह करने पर वह बता देता है कि वह सपने पकड़ने जा रहा है। यह सुनकर सोफी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बूढ़ा जायंट पहले मना करता है, क्योंकि अगर बाहर मौजूद जायंट जाग गए और उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन सोफी के लगातार जिद करने पर आखिरकार मान जाता है। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सभी जायंट गहरी नींद में सो रहे हैं। वे चुपचाप उनके बीच से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक जायंट जाग जाते हैं। फिर बूढ़े जायंट को रोककर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? वह जवाब देता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। जायंट कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद वे सभी मिलकर बूढ़े जायंट को परेशान करने लगते हैं। इसी हंगामे के दौरान सोफी मौका देखकर एक गाड़ी में जाकर छिप जाती है। तभी बूढ़ा जायंट आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह देखो। सभी जायंट आसमान की तरफ देखने लगते हैं। वहां घने बादल छाए हुए थे और बारिश आने वाली थी। दरअसल सभी जायंट्स को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था। कुछ ही पलों बाद बारिश शुरू हो जाती है और सारे जायंट अपनी जान बचाने के लिए भाग कर छिप जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट और सोफी वहां से निकल जाते हैं। पीएफजी और सोफी वहां से रवाना हो जाते हैं। चलते चलते वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं के साथ चली जाती है। झील का दूसरा किनारा दरअसल सपनों की दुनिया थी। वहां उस पेड़ से सपने रोशनी की बूंदों की तरह गिर रहे थे। बीएफजी उन्हीं सपनों को पकड़ने के लिए वहां आता था। दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ लेते हैं, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने शामिल होते हैं। वापसी के सफर में दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। बीएफजी सोफी को अपनी उदास जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है कि बाकी सभी जायंट उसे बौना कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि वह उन सब में सबसे छोटा है। लेकिन फिर वह खुश होकर बताता है कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उसे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाता था। यह सुनकर सोफी कहती है, आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी बीएफजी ही कहूंगी। सपने इकट्ठा करने के बाद वे दोनों इंसानों की दुनिया में आते हैं। रात का समय था और बच्चे अपने घरों में सो रहे थे। बीएफजी उन बच्चों को खूबसूरत सपने देता है ताकि उनके सपने खुशियों से भर जाएं। यहीं हमें पता चलता है कि बीएफजी एक बेहद दयालु और नेकदिल जायंट है, जो सपनों की दुनिया से अच्छे सपने लाकर लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेरता है। इसी दौरान सोफी पूछती है, क्या सपनों के बारे में आपको आपके माता पिता ने बताया था? बीएफजी जवाब देता है, जायंट्स के माता पिता नहीं होते। फिर सोफी उससे उसकी उम्र पूछती है। बीएफजी कहता है, जितनी पुरानी यह दुनिया है उतनी ही मेरी उम्र भी है, यानी जब से दुनिया बनी है तब से जायंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वे हमेशा इंसानों से छिपकर रहते आए हैं। इसके बाद वे वापस जायंट्स की दुनिया की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अचानक सोफी को याद आता है कि उसका कंबल वहीं रह गया है। यह सुनकर बीएफजी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि बाकी जायंट्स को अब तक पता चल चुका होगा कि उसके साथ कोई इंसान मौजूद है। फिर बीएफजी सोफी को अपने अतीत की एक कहानी सुनाता है। नहीं चाहता था कि सोफी के साथ भी कुछ बुरा हो। बीएफजी सोफी को अनाथालय वापस छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी वहां रुकना नहीं चाहती। उसे पूरा विश्वास था कि बीएफजी उसे फिर से बचा लेगा, और ठीक वैसा ही होता है।
आखिरकार बीएफसी मजबूर होकर सोफी को दोबारा जायंट्स की दुनिया में ले आता है, लेकिन वहां बाकी जायंट्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब सभी को पता चल चुका था कि बीएफसी के पास कोई इंसान मौजूद है। वे खुशबू की मदद से बीएफसी के घर की तलाशी लेते हैं और घर का सारा सामान तहस नहस कर देते हैं। हालांकि बीएफसी समझदारी दिखाते हुए उस कंबल को जला देता है जिस पर सोफी की खुशबू मौजूद थी, इसलिए जायंट्स को कोई सबूत नहीं मिल पाता। आखिरकार वे सभी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोफी दीवार पर लगी एक तस्वीर देखती है जो एक राजकुमारी की तस्वीर थी। राजकुमारी की तस्वीर देखकर सोफी के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। वह बीएफसी से कहती है कि वह रानी के लिए एक सपना तैयार करे और उस सपने में जायंट्स की दुनिया के बारे में सब कुछ दिखाए। वह चाहती थी कि सपने में यह भी दिखाई दे कि कुछ खतरनाक जायंट बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं। साथ ही वह खुद और बीएफसी भी उस सपने का हिस्सा बने ताकि रानी उन्हें पहचान सके। बीएफसी ठीक वैसा ही करता है। वह एक खास सपना तैयार करता है जिसमें सभी खतरनाक जायंट, लापता बच्चे, खुद बीएफसी और सोफी शामिल होते हैं। फिर वे दोनों यह सपना लेकर रानी के महल पहुंचते हैं और उसे रानी की नींद में शामिल कर देते हैं। जब रानी की आंख खुलती है तो वह बहुत घबरा जाती है क्योंकि सपने में उसने जायंट्स को बच्चों को खाते हुए देखा था। वह तुरंत अपने सहायकों को यह सपना सुनाती है। शुरुआत में सभी यही सोचते हैं कि यह सिर्फ एक डरावना सपना है, लेकिन जब अखबार देखा जाता है तो पता चलता है कि पिछली रात सचमुच कई बच्चे लापता हुए हैं। यह खबर सुनकर रानी हैरान रह जाती है। फिर वह पर्दे हटाने का आदेश देती है। जैसे ही पर्दे पल पैदा होते थे। इसके बाद रानी उन दोनों का भव्य स्वागत करती है और उनके सम्मान में एक शानदार दावत का आयोजन करती है। खाने के दौरान सोफी और बीएफसी रानी को बताते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 खतरनाक जायंट मौजूद हैं जो इंसानों और बच्चों का शिकार करते हैं। यह सुनकर रानी उनकी मदद करने का फैसला करती है। वह तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश देती है। कुछ ही देर में सेना हेलीकॉप्टरों के साथ रवाना हो जाती है और बीएफसी के मार्गदर्शन में जायंट्स की दुनिया की ओर बढ़ती है। रास्ते में सभी एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार बीएफसी एक विशेष सपना तैयार करता है जिससे उन जायंट्स के दिलों में अपने बुरे कामों के लिए शर्म और पछतावा पैदा किया जा सके। बीएफसी सपना तो तैयार कर लेता है, लेकिन ठीक समय पर उसे याद आता है कि सपना छोड़ने वाला उपकरण महल में ही रह गया है। उसके बिना यह काम बेहद खतरनाक था। ऐसे में सोफी हिम्मत दिखाती है और खुद वह सपनों वाला जार लेकर उन जायंट्स के पास पहुंच जाती है जहां वे सो रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह जार तोड़ पाती, जायंट्स का सरदार जाग जाता है। जैसे ही वह सोफी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, सोफी तुरंत जार तोड़ देती है। सपना आजाद होकर सभी सोए हुए जायंट्स के दिमाग में प्रवेश कर जाता है। जब वे जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने सारे बुरे काम याद आने लगते हैं और वे गहरी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि उनका सरदार उस समय जाग रहा था, इसलिए उस पर सपने का कोई असर नहीं होता। इसी वजह से वह गुस्से में आकर सोफी पर हमला कर देता है। ठीक उसी समय बीएफसी सोफी को बचाने के लिए सामने आ जाता है। चूंकि बीएफसी बाकी जायंट्स की तुलना में काफी छोटा था, इसलिए सरदार उसे आसानी से अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वह बीएफसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, रानी की पूरी सेना हेलीकॉप्टरों के साथ वहां पहुंच जाती है।